नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। केरला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप केरला घूमने का विचार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि केरला की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे केरला के दो मशहूर पर्यटक स्थलों की ओर, जो कि है थेकड़ी और कोच्चि। और इन स्थानों को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप अपना केरला टूर प्लान कर सकते हैं और कितने बजट की आपको आवश्यकता होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं थेकड़ी के साथ। तो अब हम आ चुके हैं थेकड़ी की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस पर, जो कि है पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसे पेरियार नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्पेशली कोई जीप सफारी जैसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बोट में बैठकर एक तरह का सफारी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये है पेरियार लेक और पेरियार रिवर, और यहाँ पर इस तरह से बोट्स चलती हैं और बोट्स के ऊपर बैठकर आप एक तरह का सफारी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। क्योंकि जब बोट्स से आप किनारे किनारे निकलते हैं तो कई सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर नज़र आते हैं। तो हम भी ये सफारी एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, जो कि काफ़ी यूनिक होने वाला है। यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, ये सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी टिकट काउंटर पे के लिए, जहाँ से आपको प्राइमरी टिकट लेना पड़ता है एंट्री करने के लिए फॉरेस्ट एरिया में। और फिर वहाँ से आपको एक बस मिलती है जो कि आपको लेकर आती है पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं और फिर यहाँ की जो भी डिटेल्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व में अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है। लेकिन ये बोटिंग का टिकट नहीं है, ये एंट्री का टिकट है नेशनल पार्क के अंदर। यानी कि यहाँ से कुछ इस तरह की बसेस हैं, बसेस आपको लेकर जाती हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर, और वहाँ जाकर आपको स्पेशली बोटिंग का टिकट लेना होता है, जो कि 255 रुपीज़ पर पर्सन का होता है। लेकिन यहाँ पर मैं चार्जेस आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप एक पर्सन हैं तो 45 रुपीज़ तो आपका एंट्री चार्ज लगता है और 30 रुपीज़ आपका बस का फेयर लगता है। यानी कि बस से यहाँ से वहाँ तक ले जाने का कॉस्ट रहता है। और ये है वो विंडो जहाँ से आपको टिकट मिलता है। बोटिंग टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, 9:30 से 11 AM तक, मतलब 6 स्लॉट्स के अंदर ये टाइमिंग होते हैं। और लास्ट टाइमिंग जो है वो 3:30 से लेकर 5 PM तक का है। बोटिंग का टिकट आपको यहाँ पर आके ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से फॉर्म दिया जाता है, जिसको फिल करके आपको विंडो तक आना पड़ता है। और विंडो पे 255 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है बोटिंग के लिए। तो आप इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं जितनी भी आपकी डिटेल्स हो, और यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको बोटिंग की सुविधा मिल जाती है। तो अब हमें बोट अलॉट कर दी गई है और यहाँ पर जो सीट्स हैं वो आपको अलॉट की जाती है नंबर वाइज। यानी कि आपको कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कौन सी सीट होगी, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस नहीं है। आपको हर सीट के पीछे इस तरह से नंबर दिखेगा, तो आप लाइन में कहीं पर भी हो, आपकी सीट रिजर्व है। तो अब हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है और हम चल रहे हैं पेरियार टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए। एक तरह की बोट सफारी होने वाली है। वैसे ये जो लेक है ये है पेरियार लेक, और हमारे साथ काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इस बोट राइड को। लेकिन एक तरह का नेशनल पार्क सफारी है पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व में जब हम बोट राइड करते हैं तो हमें कोस्टल एरिया, यानी कि जो किनारा होता है, पानी का किनारा, उसके आसपास देखना पड़ता है। क्योंकि पानी पीने के लिए जंगली जानवर यहाँ पर आते हैं अक्सर, और जब हम वो पानी पीने आएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें वो साइटिंग अच्छी दे जाए। वहाँ सामने की ओर एक वाइल्ड बोर नज़र आ रहा है, जिसे जंगली सुअर बोला जाता है। यहाँ पर कुछ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ वाटर बर्ड्स, लेकिन एक डिफरेंट वेराइटी के बर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली हमें नज़र नहीं आते। दिस इज़ अ वाटर बर्ड जो कि फिशिंग करके फिश से अपना पेट भरते हैं।
ठेकड़ी में जीप सफारी भी होती है, लेकिन ये जीप सफारी आपको मेन पेरियार नेशनल पार्क में नहीं लेकर जाती, ये लेकर जाती है आउटसाइडर फॉरेस्ट में, क्योंकि पेरियार नेशनल पार्क के अंदर जीप सफारी जैसा कोई प्लान नहीं है। ये जीप सफारीज़ एक तरह से प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो कि आपको जंगल सफारी भी कराते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो तमिलनाडु साइड के एरियाज़ वगैरह भी कराते हैं। ये जीप सफारी लगभग 3 घंटे की होती है, जिसमें कि आपको लगभग 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में लेकर जाते हैं और आपको घुमा कर लाते हैं। एनिमल दिखने के चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि आउटसाइडर एरिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस वगैरह करना तो आप कर सकते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व में आप जीप सफारी तो नहीं कर सकते, यहाँ पर बोटिंग की बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन बोटिंग के अलावा आप और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं वो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर लाइन से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की लिस्ट लगाई गई हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि जंगल के अंदर आप रह सकते हैं, जंगल इन, यहाँ पर बॉर्डर हाइकिंग टाइप का कुछ है कि आप पैदल चल के हाइकिंग कर सकते हैं, जंगल कैंपिंग कर सकते हैं, ट्राइबल हेरिटेज जो आदिवासियों का गाँव है या फिर जो ट्राइबल नृत्य वगैरह वो देख सकते हैं, जंगल स्काउटिंग यानी कि रात के समय में आप जंगल में जा सकते हैं और वाइल्ड एनिमल्स को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, और ग्रीन वॉक है यानी कि जंगल में पैदल पैदल जा सकते हैं। बैम्बू ग्रोव्स यानी कि बांस के बने हुए इस तरह की हाउसेज होते हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। बैम्बू राफ्टिंग है यानी कि इस तरह से बैम्बू की एक राफ्ट होती है, उस पर आप पेरियार रिवर में इस तरह की सफारी कर सकते हैं। और ये है सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, दैट इज़ पेरियार टाइगर ट्रेल, यानी कि इसमें आपको 1 से 2 दिन तक के लिए पैदल जंगल में ले जाया जाता है, जंगल में ही आपका स्टे होता है, और इसका चार्ज लगता है 7,200 रुपये पर पर्सन का। लेकिन इसमें मिनिमम 6 लोग होना ज़रूरी हैं, और 6 लोग जब होते हैं तो 5 गाइड आपके साथ जाते हैं, जिसमें कि एक गनमैन होता है। तो आप पैदल ही जंगल में जाते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व में टाइगर की सर्च में। वैसे टाइगर के दिखने के चांसेस काफ़ी कम हैं, ऐसा 2017 की सेंसस के अनुसार देखा गया कि 40 टाइगर पेरियार के अंदर देखे गए हैं, लेकिन फिर भी साइटिंग के चांसेस थोड़े कम हैं। एलिफेंट साइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, और नेचर वॉक यानी कि नेचर के जंगल में आप वॉक करते हुए जा सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग टाइमिंग्स भी हैं, इनके स्लॉट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर हर चीज़ के, तो आप इन डिटेल्स के अनुसार यहाँ पर आ सकते हैं और इन चीज़ों को इन्जॉय कर सकते हैं। टेकड़ी में अब हम एक इंटरेस्टिंग स्थान पर पहुँच चुके हैं जिसका नाम है एलिफेंट जंक्शन, जहाँ पर आप एलिफेंट के ऊपर राइड कर सकते हैं, एलिफेंट के साथ बेदिंग कर सकते हैं, मतलब एलिफेंट आपको सूंड से नहलाएगा। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब अगर चार्जेस के बारे में बात करूँ तो एलिफेंट राइड और एलिफेंट के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, और अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं जिसमें कि एलिफेंट बेदिंग होती है, एलिफेंट राइड होती है, तो उसका चार्ज लगता है 1500 रुपये। कुछ 1-2 एक्टिविटीज़ और होती हैं एलिफेंट के साथ, तो इसका चार्ज 1500 रुपये के लगभग लगता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। ठेकड़ी में आपको कई सारे स्पाइस गार्डन्स नज़र आएंगे, यानी कि मसालों के बागान। उनमें से एक मसालों के बागान के सामने हम खड़े हुए हैं जिसका नाम है स्पाइस रूट। यहाँ पर काफ़ी सारे मसालों के पौधे हैं, और मसालों के इस गार्डन में हमें एक गाइडेड टूर मिलता है 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, यानी कि आप गार्डन को विज़िट कर सकते हैं, साथ ही आपको एक हिंदी गाइड या इंग्लिश गाइड, जैसे भी आपकी लैंग्वेज की प्रेफरेंस होगी उसके अनुसार आपको एक गाइड दिया जाता है, जो कि आपको पूरे गार्डन में जितने भी वैरायटीज़ के स्पाइसेस के प्लांट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि किस तरह से कौन सा मसाला कैसे उगता है, ये सारी जानकारी दी जाती है। अभी जिन पौधों को हम देख रहे हैं ये हैं इलायची के पौधे, और इनमें इलायची भी नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इलायची किस तरह से उगती है। ये जो नीचे आप बर्ड्स देख रहे हैं सारे, ये सभी इलायची हैं, और कुछ इस तरह से मतलब एक साथ गुच्छे के रूप में ये कई सारी इलायची एक पौधे से निकलती हैं। अब जिस प्लांट को हम देख रहे हैं ये है काली मिर्च का प्लांट, मतलब जो ब्लैक पेपर होता है वो कुछ इस तरह से उगता है, जैसे कि आप देख पाएंगे। ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं अभी ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ये सूख जाते हैं पूरी तरह से, ये पक जाते हैं तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, और जब ब्लैक कलर का जो कोट इनसे हटा दिया जाता है तो वाइट पेपर, जो सफ़ेद काली मिर्च होती है, वो नज़र आती है। अब हम देख रहे हैं बनाना ट्री, केले का पेड़। वैसे ये कोई स्पाइस तो नहीं है, लेकिन केरल में जब आप आएंगे तो आपको कई जगह इस तरह के बनाना ट्रीज नज़र आएंगे। अब जिस फ्रूट को हम देख रहे हैं इसे बोलते हैं कोको फ्रूट,
जो चॉकलेट हम खाते हैं, जो कोको पाउडर हम देखते हैं, वो इसी फ्रूट से उत्पन्न होता है। इस फ्रूट के अंदर कुछ इस तरह के बीज होते हैं जिन्हें सुखाकर और पीसकर चॉकलेट पाउडर बनाया जाता है। इसे बोलते हैं कोको फ्रूट। अब हम देख रहे हैं गर्म मसाले का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है जायफल। इंग्लिश में इसे नटमेग कहा जाता है। ये कैसे उगता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये पेड़ पर जब लगता है तो इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है बाहर से, लेकिन जब ये पूरी तरह पक जाता है तो ये बीच में से तड़क जाता है और इसके अंदर का जो पार्ट है वो रेडिश कलर का नज़र आता है। और रेडिश पार्ट के अंदर जो होता है उसे हम जायफल बोलते हैं, और जो ये रेड कलर का पार्ट उस जायफल के ऊपर होता है उसे हम जाय पत्री बोलते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों गर्म मसाले के पार्ट एक ही फ्रूट के अंदर उत्पन्न होते हैं। जायफल तो अंदर वाला पार्ट और उसके बाहर वाला जाय पत्री, और उसके बाहर होता है ये येलो कलर का कोट जो कि पकने के बाद तड़क जाता है और अलग हो जाता है। थेकड़ी में कलारी सेंटर को आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें 2 शोज़ होते हैं, एक 5 से 6 जिसमें आप कथकली देख सकते हैं और 6 से 7 होता है जिसमें कि आप मार्शल का आर्ट को देख सकते हैं। इन दोनों शोज़ का टिकट यहीं पर मिलता है और इस शो का जो टिकट है वो 200 रुपीज़ पर शो का होता है। यानी कि अगर आप 2 शो देखना चाहते हैं तो 400 रुपीज़ का चार्ज लगता है, यानी कि 200 रुपीज़ पर शो। तो 200 इक्वल्स टू 400 रुपीज़ आपका यहाँ चार्ज देना होता है और हर शो 1 घंटे का होता है, जिसे आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। हमने ये परफॉर्मेंस मुन्नार में देखा था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ठेकड़ी में भी देख सकते हैं। परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर ही होते हैं, चाहें तो आप उसे मुन्नार में देखें या ठेकड़ी में, लेकिन एक डेमो के रूप में मैं आपको इस परफॉर्मेंस को दिखाना चाहूँगा। अब जिस शो को हम देख रहे हैं ये है मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस, जिसे कलारी पयट्टू कहा जाता है। इसे माना जाता है कि ये लगभग 3000 साल पुरानी आर्ट परफॉर्मेंस है, जिससे कि कुंफू और जूडो का भी ओरिजिन हुआ है। ठेकड़ी में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का मैं आपको रूम टूर देना चाहूँगा जहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये होटल का रूम काफ़ी लग्जीरियस है और होटल की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। आप होटल रूम भी देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। एक टेलीविज़न यहाँ पर दिया गया है, एक मिरर है, और एक ही मिरर नहीं है, यहाँ पे एक तरह से डबल साइडेड मिरर और कबर्ड्स भी दिए गए हैं। इस तरह से ये कबर्ड्स दिए गए हैं अगर आप कुछ लगेज लाते हैं, कपड़े लाते हैं, और एक मिरर यहाँ पर भी दिया गया है। और अगर आप टी कॉफ़ी कुछ लेना चाहते हैं तो उसके पाउचेस वगैरह हैं। और यहाँ का जो बाथरूम है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और एक अच्छा बाथरूम है, और गर्म पानी की सुविधा मिलेगी, हर एक चीज़ इसमें मौजूद है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है और बिल्कुल एक तरह से ठेकड़ी सेंटर पे ये होटल है, और इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अब अपने होटल रूम में चेक इन करने के बाद हम आ चुके हैं ठेकड़ी के मार्केट को विजिट करने, जहां पर विभिन्न प्रकार के मसाले, चॉकलेट्स और केले के चिप्स की कई सारी दुकानें हैं। यहाँ पर आपको केले के चिप्स काफ़ी रीजनेबल दाम में मिल जाते हैं, जिन्हें आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इस मार्केट को हम जनरली ठेकड़ी का मार्केट एरिया बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में है ये कुमिली का मार्केट एरिया, जो कि एक तरह का छोटा सा गांव है, एक टाउन हम इसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे स्टॉल्स हैं, जहाँ पर हम केरला के ट्रेडिशनल फूड्स को ट्राई कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती दाम में।
केरला में हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी जो कि है केरला की लॉटरी। आपको जगह जगह पर लॉटरी की शॉप्स नज़र आएंगी, तो अगर आप भी चाहें तो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान हम देखने जा रहे हैं जो कि है पाइनएप्पल के फील्ड एरियाज़। यहाँ पर पाइनएप्पल की खेती की जाती है, मतलब पूरा का पूरा खेत आप देख रहे हैं, इसमें पाइनएप्पल के पौधे हैं। ज़्यादा बड़े पौधे नहीं होते, इनकी हाइट लगभग इतनी ही बड़ी होती है और पूरे फील्ड में पाइनएप्पल के इस तरह से पौधे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पाइनएप्पल यहाँ पर इस तरह से उगता है। और थोड़े हम प्लांट्स देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पाइनएप्पल है जो कि इस पौधे में कुछ इस तरह से आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम पाइनएप्पल खाते तो हैं लेकिन हमें नेचुरल स्टेट में ये शायद देखने नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे फील्ड में यहाँ पाइनएप्पल लगा हुआ है। इसमें देखेंगे तो ये बड़े साइज़ के पाइनएप्पल्स हैं जो कि यहाँ लगे हैं इस तरह का। ये पूरा का पूरा ही पौधा एक तरह से कांटे वाला होता है। अगर इसका टेक्सचर भी देखेंगे तो इसकी पत्तियों में भी एक तरह से धार है, ब्लेड टाइप के, मतलब कांटे टाइप के होते हैं। और पाइनएप्पल तो हम जानते हैं थोड़ा सा बाहर से रफ़ होता है, टफ़ होता है। तो पूरा का पूरा फील्ड पाइनएप्पल का है। अब हम चल रहे हैं थेकड़ी से कोच्चि के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर्स का। और कोच्चि साइड में सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे अथिरापल्ली वाटरफॉल को। तो अब हम पहुंच चुके हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के मेन गेट पर। यहाँ पर एंट्री करने से पहले टिकट परचेज़ करना होता है। टिकट का मूल्य है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, अगर आप एक एडल्ट हैं। और अगर आपके साथ कोई व्हीकल है, जैसे कि अगर आप अपनी कार लाए हैं या फिर आपने कोई कार हायर करी है, तो उसका जो चार्ज लगता है वो 30 रुपीज़ का लगता है। तो जितने भी मेंबर्स हैं उसके हिसाब से 50 रुपीज़ और गाड़ी का 30 रुपीज़। ये जब आप पे कर देते हैं तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल को। यहाँ पर एक क्लॉक रूम भी बना हुआ है, अगर आप चाहें तो अपना हेलमेट या बैग वगैरह यहाँ पर डिपॉजिट करा सकते हैं सिर्फ 5 रुपीज़ के चार्ज के साथ। एंट्री गेट से अथिरापल्ली वाटरफॉल का डिस्टेंस लगभग 200 मीटर्स का है। और ये जो रास्ता यहाँ पर बना हुआ है ये डायरेक्टली वाटरफॉल तक जाता है और हमें इस रास्ते पर ट्रैक करते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है। तो अब हम वाटरफॉल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आकर दो रास्ते फटते हैं। एक रास्ता सीधा जाता है जो कि चालाकुडी रिवर के लिए जा रहा है और दूसरा जा रहा है मेन वाटरफॉल के लिए, जहाँ से वाटरफॉल का पूरा व्यू नज़र आता है। तो हम चलेंगे इस डायरेक्शन में और देखेंगे वाटरफॉल को। ये जो कंप्लीट वाटरफॉल के व्यू के लिए रास्ता बनाया है ये थोड़ा सा पथरीला रास्ता है और थोड़ा सकड़ा भी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे इस तरह से पत्थर जमा करके ये रास्ता बनाया गया है और ये रास्ता काफ़ी नीचे तक जाता है। हमें काफ़ी नीचे जाना होगा और फिर वहाँ से वाटरफॉल का व्यू नज़र आएगा। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास में। ये है मेन व्यू पॉइंट अथिरापल्ली वाटरफॉल का। फ़िलहाल इसका वाटर फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो कि अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि ये वाटरफॉल सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ साइड में भी आप देखेंगे तो आपको वाटरफॉल का जो फ्लो है यहाँ पर भी नज़र आएगा। इस वाटरफॉल को बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाहुबली जो मूवी में सीन दिखाया गया है वाटरफॉल वाला, वो यहीं का शूट किया गया है। सिर्फ बाहुबली नहीं, और भी कई सारी मूवीज़ जैसे कि पुष्पा है, जो रजनीकांत की जो जेलर है, वो उसके भी सीन्स यहीं पर शूट किए गए हैं। सिर्फ इतनी मूवीज़ नहीं, कई सारी मूवीज़ हैं जिनके सीन्स यहाँ से लिए गए हैं। ये वाटरफॉल लगभग 81.5 फीट्स की ऊंचाई से गिरता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइट है, जिससे ये वाटरफॉल नीचे की ओर आता है।
इस वाटरफॉल के बड़े होने का एक कारण ये भी है कि ये एक रिवर पर बना हुआ वाटरफॉल है। एक रिवर है जिसका नाम है चालाकुडी, जो कि यहाँ से फ्लो होती है। और ये जो रिवर ऊपर से जब गिरती है तो ये वाटरफॉल बनाती है। और इस वाटरफॉल की बौछारें भी आप देख सकते हैं यहाँ तक आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा फ्लो रहता है। जब मॉनसून का पीरियड आता है तो ये फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी भी ये वाटरफॉल इतना ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है कि इसकी फुहारें यहाँ तक आ रही है। अथिरापल्ली वाटरफॉल पर कुछ केरल के लोकल पर्यटक भी नज़र आ रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ। आप देख सकते हैं जो केरला की लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो यहाँ पर पहने हुए काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है और काफ़ी अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से जब आप पिक्चर लेंगे तो एक बहुत खूबसूरत मेमोरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अथिरापल्ली वाटरफॉल की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। तो इस बीच आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास में कई सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं जहां पर केरल के लोकल फूड्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जिन्हें भी आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं। अथिरापल्ली वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पर कई सारे प्लांटेशंस लगाए गए हैं। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, पाम ट्रीज़ का एक पूरा गार्डन है, पूरा का पूरा एक एरिया बनाया गया है। यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं। और ये पाम ट्रीज़ कौन से हैं? पाम ऑयल जिनसे निकलता है। सर हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ ड्राइवर सर हैं अभी यहाँ पे। सर का नाम एक बार? शेब्बी वर्गीस। शेब्बी वर्गीस सर हैं जो कि हमें गाइड भी कर रहे हैं केरला टूर के दौरान। और सर ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? प्लीज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? पाम फ्रूट्स। पाम फ्रूट्स फ्रॉम विच द ऑयल इज मेकिंग फॉर द पाम ऑयल। ये जो पाम सीड्स हैं इनको खाया नहीं जाता, इनसे तेल निकाला जाता है। जैसे कि नारियल का तेल निकाला जाता है, उसी तरह से इस तरह से इन सभी पेड़ों के ऊपर इस तरह के गुच्छे के रूप में ये जो पाम सीड्स हैं वो आते हैं और इनको प्रोसेस करके इनसे तेल निकाला जाता है। ये जो पाम ऑयल हम सुनते हैं जो कि वनस्पति घी बनाने में काम आता है, जो डालडा जिसे हम बोलते हैं, उसमें इस तेल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो इस तरह से उगता है और इनसे तेल निकाला जाता है। हम दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान पर अब पहुंच चुके हैं जो कि है रबर प्लांटेशन। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कई सारे पेड़ हैं और ये सारे रबर के पेड़ हैं जिनसे रबर उत्पन्न किया जाता है। वो रबर जो हमारी गाड़ियों के टायर्स में यूज़ किया जाता है, स्टेशनरी आइटम्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। जो पेंसिल रबर हम यूज़ करते हैं वो रबर आता कहाँ से वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हर पेड़ के नीचे आप देखेंगे इस तरह की पॉलीथीन लगी हुई है और एक इस तरह का बाउल लगा हुआ है जिसमें कि रबर कलेक्ट होता है। ये रबर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये रबर एक तरह का इस पेड़ का जूस है जो कि इसमें आके इकट्ठा हो जाता है। और ये कैसे इकट्ठा होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये पेड़ को पास से देखेंगे, इस पेड़ को ये धीरे धीरे स्क्रैच करते हैं, इस तरह से एक लाइनिंग बनाते हैं और इस लाइनिंग से यहाँ पर आपको आके देखिए इस तरह से ये रबर एक तरह से जूस के फॉर्म में यहाँ से फ्लो करता है। और ये जैसे अभी ये रबर सूख चुका है, ये जैसे जैसे यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से बहते हुए इससे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ये कलेक्शन के लिए कुछ मटेरियल लगाया हुआ है, यहाँ से आकर इस बाउल में कलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये सभी पेड़ों के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी पेड़ों के अंदर इस तरह के बाउल लगाए हुए हैं। अभी हमारे साथ एक पर्सन है जो कि रबर मिल्क, जो एक्चुअल में रबर का दूध होता है जिससे रबर बनता है, वो कलेक्ट करके ले जा रहे हैं इस तरह से बकेट से। हर पेड़ से थोड़ा थोड़ा कटोरे में निकलता है ये, और इस तरह से निकालते निकालते ये काफ़ी सारा कलेक्ट करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं।
रबर की जो ट्रीज़ की लाइफ होती है वो लगभग 10 साल की होती है, यानी कि 10 साल तक ये रबर का जो ये जूस तरह का मटेरियल है वो निकालता है। ये जब फ्रेश होता है तो ऐसा लगता है जैसे दूध हो, गाढ़ा दूध, लेकिन जब ये सूख जाता है तो इस तरह से सॉलिड हो जाता है। लेकिन ये कच्चा रबर है। जब इसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें मिलाई जाती है, फिर इसको हार्ड किया जाता है ताकि ये टायर्स में या किसी व्हीकल में यूज़ किया जा सके। रबर प्लांटेशन के अंदर ही एक पौधा नज़र आया है जो कि छुई मुई का पौधा है, यानी कि इस पौधे को अगर मैं छू दूँ तो ये कोलैप्स हो जाएगा। देखना आप, ये देखिए कोलैप्स हो गया। ये दूसरी पत्ती को भी छूँगा, ये वापस से अपने आप को सिक्योर लेती है। ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है। अब कोच्चि में एक स्थान को हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूज़ियम, जो कि अभी हम जिसके गेट पर खड़े हुए हैं। ये म्यूज़ियम बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसके अंदर नेवी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मिलती है और नेवी में जो हथियार, मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर संग्रह करके रखे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नेवल म्यूज़ियम का जो टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से ये शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। मंडे को इसका हॉलीडे होता है और इसके अंदर एंट्री करने का 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगता है। तो अब हमने म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश कर लिया है और जैसे ही हमने म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश किया हमें कई सारे हथियार, कई सारे वेपन्स नज़र आए जो कि नेवी में यूज़ किए जाते हैं। ये है नेवी का ओरिजिनल हेलीकॉप्टर जो कि नेवी में यूज़ किया जाता है और साथ ही रखी हैं कुछ मिसाइल्स जो कि नेवी में उपयोग ली जाती हैं। म्यूज़ियम के अंदर कुछ 3D पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं जिनसे कि हम नेवी और सी रूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कोच्चि के जिस एरिया में हम खड़े हैं ये है फोर्ट कोच्चि एरिया। नाम सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कि कोच्चि में कोई फोर्ट है जिसे हम देखने आए हैं, लेकिन इस एरिया का नाम है फोर्ट कोच्चि। यहाँ पर कोई फोर्ट नहीं है, मे भी पुराने टाइम पर यहाँ पर फोर्ट रहा होगा, इस वजह से इस जगह का नाम फोर्ट कोच्चि रखा गया है। लेकिन अभी यहाँ पर जो पुराने स्टाइल के, जो पोर्टुगीज़ स्टाइल के, जो पुर्तगाल स्टाइल के जो मकान होते हैं वो नज़र आते हैं। कुछ ब्रिटिशर्स वाले आपको मकान यहाँ पर नज़र आते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्ट अभी यहाँ पर नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं कोच्चि के बीच एरिया पर और ये जो बीच अभी हम देख रहे हैं ये है फोर्ट कोच्चि बीच, जो कि इंडियन नेवल म्यूज़ियम के काफ़ी करीब है। थोड़ा सा डिस्टेंस पार करने के बाद हम इस बीच पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इस बीच पर आपको काफ़ी सारे कपल्स और फैमिली मेम्बर्स नज़र आएंगे जो कि अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। वैसे तो एक लोकल बीच है, ज़्यादा बड़ा एरिया ये कवर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोच्चि में अब जिस एरिया में हम हैं ये है फोर्ट कोच्चि एरिया और यहाँ पर हम एक बहुत ही फेमस चर्च को देखने आए हैं जो कि है सेंट फ्रांसिस चर्च। ये चर्च फेमस है वास्को डी गामा के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा वास्को डी गामा थे कौन। वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर थे, यानी कि पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे जिन्होंने इंडिया की खोज की थी और वो यूरोप से इंडिया पहुँचे थे बाय सी रूट। वैसे ये जो चर्च है इसे 1503 के अंदर बनाया गया था और वास्को डी गामा जब तीसरी बार इंडिया आए थे तो वो सन था 1524 जब उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद उन्हें इसी चर्च में दफनाया गया था और इसी वजह से इस चर्च को हम फेमस चर्च बोलते हैं और लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्को डी गामा को यहाँ पर दफनाने के लगभग 14 साल बाद यहाँ से उनकी बॉडी के जो अवशेष थे उन्हें वापस से पुर्तगाल ले जाया गया, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। तो अब यहाँ पर वास्को डी गामा का जो बरियल है वो अब नहीं है, वो पुर्तगाल ले जाया जा चुका है। सेंट फ्रांसिस चर्च से थोड़ा सा पीछे ही आए
तो हमें वास्को डी गामा होम स्टे नज़र आता है। ये एक्चुअल में आज तो होम स्टे बना दिया गया है, लेकिन पुराने टाइम पर वास्को डी गामा का घर हुआ करता था। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो चर्च है, ये चर्च का बैक साइड है और जस्ट बैक साइड के पीछे ही ये वास्को डी गामा का घर है, जैसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। फोर्ट कोची एरिया में अब हम पहुँच चुके हैं वास्को डी गामा स्क्वायर में, जो कि सेंट फ्रांसिस चर्च जो कि वास्को डी गामा के लिए जाना जाता है उससे काफ़ी करीब है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। स्क्वायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरह का ये चौराहा टाइप का है, मतलब इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, हर तरफ रास्ते हैं। लेकिन ये जगह एक वजह से फेमस है, चाइनीज़ फिशर नेट्स के लिए, जिन्हें हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर वो हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं चाइनीज़ फिशर नेट के पास में। चाइनीज़ फिशर नेट एक तरह की टेक्निक है कुल मिला के। ये जो इंस्ट्रूमेंट जैसा आपको लग रहा है, ये नेट जो बिछा रखे हैं, ये एक तरह की मछली पकड़ने की तकनीक है जो कि चीनी लोगों के द्वारा आई है। इसमें होता यह है कि मछलियों के लिए जाल फैलाया जाता है और जाल को पानी में सबमर्ज कर दिया जाता है और कुछ देर वेट करते हैं। फिर कुछ देर बाद इस मैकेनिज्म के थ्रू जाल को वापस से पानी से निकालते हैं। पानी तो नीचे रह जाता है, अगर उस जाल में कई मछलियाँ होती हैं तो वो ऊपर आ जाती हैं। तो कुछ इस तरह से मछली पकड़ने की जो टेक्निक है उसे चाइनीज़ फिशर नेट्स बोला जाता है, जो कि आप वास्को डी गामा स्क्वायर पे काफ़ी सारे देख सकते हैं। कोची में अब हम पहुंच चुके हैं सेंटा क्रूज बेसिलिका चर्च के सामने, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा चर्च है और ये गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ऊपर की साइड, ये गॉथिक स्टाइल इसको बोला जाता है और ये इंडिया के फाइनेस्ट चर्च में से एक है। मतलब फाइनेस्ट से मतलब ये बहुत ज़्यादा कारीगरी के साथ और बहुत ही अच्छा जो वेल मेंटेन्ड चर्च होता है उस कैटेगरी में आता है। कोचिन में अब जिस स्थान को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है मट्टानचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे डच पैलेस या मट्टानचेरी पैलेस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने कोचिन का जो साम्राज्य था उन्हें ये गिफ्ट किया था, यानी कि ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया महल था जो कि कोचिन के एम्पायर, कोचिन का जो एम्पायर था, कोचिन का जो साम्राज्य था, उन्हें भेंट किया गया था। इसे 1555 के अंदर इसको बनाया गया था। इस पैलेस को अब म्यूजियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है और ये अब गवर्नमेंट के अंडर में है। इसे देखने का चार्ज सिर्फ 5 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है। मट्टानचेरी पैलेस के पीछे ही है ज्यू टाउन, यानी कि एक गली अगर हम छोड़ के पीछे आएंगे तो मट्टानचेरी पैलेस के पीछे नज़र आएगा ज्यू टाउन, जिसे यहूदी नगर के नाम से जाना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ईसा से लगभग 700 साल पहले यहाँ पर यहूदी लोग रहा करते थे, इस वजह से इसे यहूदी नगर कहा जाता है। आजकल ये एक तरह का पुराना मार्केट है, मतलब एक तरह का मार्केट हम एरिया बोल सकते हैं, जिसमें कि मसाले, कपड़े, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और पुराने कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहीं पास में जूइश आराधनालय भी हैं, यानी कि एक तरह का होली प्लेस है जहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। कोच्चि में एक बहुत ही पॉपुलर स्थान पर अब हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मरीन ड्राइव। एक मरीन ड्राइव तो मुंबई में है और एक यहाँ कोचिन में बनाई गई है। ये मुंबई जैसी खास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक वॉकवे है जहाँ पर आप पैदल चलते हुए इस पानी के किनारे जा सकते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि ये जो पानी अभी आप देख रहे हैं ये समुद्र का पानी नहीं है, ये है बैक वाटर्स। मरीन ड्राइव पर वॉक करने के साथ साथ आप यहाँ पर कई तरह के फूड आइटम्स भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते में आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी नज़र आएंगे, कुछ फास्ट फूड टाइप की चीज़ें भी नज़र आएंगी, जहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ फूड ट्राई कर सकते हैं। कोच्चि में अब हम आ चुके हैं लुलु मॉल में, जो कि हमारे देश भारत का सबसे बड़ा मॉल है। इस मॉल में हमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, जिनमें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, सिनेमा और गेम जोन शामिल है।
तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप केरला घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप केरला के लिए टूर प्लान कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी अरेंजमेंट स्वयं करें, सारे व्यवस्थाएं स्वयं करें और फिर केरला घूमें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं और आप अपने टूर को बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज कंपनी के साथ, जिनके साथ हमने घूमा मुन्नार, एलपी, ठेकड़ी और कोच्चि। ये चारों स्थान हमने एक पैकेज के थ्रू घूमे थे, जिसके 2 प्लेसेस अभी आपने देखे। हमने ये टूर पैकेज बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 4 नाइट 5 डेज का, जिसमें कि हमें मुन्नार, ठेकड़ी, एलपी, कोच्चि ये सारी जगह घूमने को मिली। तो चलिए अब जानते हैं कि ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पैकेज हमने फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ बुक किया था, जिसमें कि हमें सभी जगहों के नाइट स्टेज यानी कि होटल्स अवेलेबल मिले और इसमें जो हमारी प्राइवेट कैब थी वो हमारे लिए शामिल थी। जो होटल्स थे उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इस पैकेज के अंदर। डिनर इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अब ये पैकेज हमें पड़ा था लगभग 17,000 रुपये का पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि हम 3 व्यक्ति थे। इसमें एक आइटनरी के हिसाब से कुछ रूल्स हैं, मैं आपको उसके हिसाब से रेट्स बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 व्यक्ति से कम लोग हैं, यानी कि अगर 2 व्यक्ति कम से कम हैं, तो आपका कॉस्ट आता है 17,000 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर आप 4 व्यक्ति हो जाते हैं तो आपका कॉस्ट आता है 13,900 रुपीज़, यानी कि लगभग 14,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कि अगर आप 4 व्यक्ति हैं तो कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा व्यक्ति हैं, लगभग मान लीजिए अगर आप 6 से 7 व्यक्ति हैं, तो आपका कॉस्ट आएगा सिर्फ 11,500 रुपये। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा व्यक्ति आप हो जाते हैं, लगभग 8 से 10 व्यक्ति अगर आप हो जाते हैं, तो 10,500 रुपये कॉस्ट आता है। और अगर आप 12 से 18 लोग होते हैं तो इसका कॉस्ट और कम हो जाता है, लगभग 9,500 रुपये के आसपास। और अगर आप 20 व्यक्ति से 24 व्यक्ति हैं, यानी कि एक बड़ा ग्रुप है या इससे ज़्यादा हैं, तो आपका जो कॉस्ट आता है वो 7,800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे आपका कॉस्ट उतना कम आएगा और ये फैसिलिटीज़ सेम रहेंगी सारी की सारी जो भी आपको मिल रही हैं। कि आपको एक बहुत ही अच्छा लग्जरी होटल मिलेगा, आपको प्राइवेट कैब मिलेगी, सारी जगह घूमने के लिए पिक एंड ड्रॉप वहीं पर होगा, उस कैब के थ्रू ही होगा, और हाउस बोट की सारी सुविधाएं मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये है केरला की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।